Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I am MBBS student at AIMS Nagpur. So, we were doing chapter number 4 of class 12th biology, that is reproductive health की NCERT exemplar हम solve कर रहे थे. We are done with MCQs, very short answer type questions, and few short answer type questions as well. So, we will begin from where we have left. Okay. So abhi we have to do short answer type questions and long answer type questions. In the short answer type questions, the answer would be like paragraph based or 5 or 6 line based. Okay. But for explanation, I will explain you in detail. And long answer type question में बेटा आपको हर चीज समझानी पड़ती है. मतलब whatever has been asked in the question, you have to explain जो भी term वहाँ पे लिखी हुई है. तो that's how you do your short and long answer type question for your boards exam. Okay, so we will start with question number 6 of short answer type questions. The question is asking what are the advantages of natural methods of contraception over artificial methods. Okay, क्वेश्चन में पूछा है कि जो नेचुरल मेथड्स होते हैं उसका क्या एडवांटेज है ओवर आर्टिफिशियल मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि नेचुरल मेथड्स क्या क्या हमने पढ़े हैं. ठीक है, नेचुरल मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़ा है. काफी ज्यादा तो नहीं है नेचुरल में एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल, थोड़े बहुत ही है. फर्स्ट तो हमने पढ़ा था लैक्टेशनल एमिनोरिया. इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है उनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस नहीं होता है, उनके अंदर प्रोलैक्टिन की वजह से. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है. तो उस टाइम पे शी डजंट ओव्यूलेट, ओव्यूलेशन नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर. ठीक है, डिलीवरी के बाद कितने, डिलीवरी के 6 से 7 महीने तक ऐसा रहता है. तो वो होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन. तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी होता है, ठीक है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कंसीव नहीं करेंगी बिकॉज मदर में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट मेथड तो हो गया वो. सेकंड जो मेथड होता है वो होता है क्वाइटस इंटरप्टस. ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस होता है वॉलंटरी पुलिंग आउट बिफोर इंसेमिनेशन. ठीक है, तो दैट इज सेकंड मेथड. इसमें फेलियर चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस में, इसलिए ये मेथड ज्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता है. एंड एडवांटेजेस अगर हम देखें नेचुरल मेथड की, तो वो क्वेश्चन में पूछी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ आ गया कि 2 ही हैं जो आपके नेचुरल मेथड है. तीसरा अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर गर्ल को या विमेन को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड एब्स्टिनेंस है, किसी भी कारणवश पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इफ शी इज ऑन कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया है बॉडी में, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, पीसीओडी हो गया है, तो उस टाइम पे अगर पीरियड नहीं आ रहा है मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, नो ओव्यूलेशन. ओके, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पीरियड एब्स्टिनेंस. तो 3 मेथड्स आपने देखे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस. ठीक है, तो दैट्स हाउ आई हैव रिटन इट हियर. एग्जाम्पल्स के अंदर लैक्टेशनल एमिनोरिया, पीरियड एब्स्टिनेंस एंड क्वाइटस इंटरप्टस. ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं दैट वी हैव टू सी. तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि जो मेथड्स हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इनमें 0 इन्वेस्टमेंट है पैसे का, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. एंड इनके कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है बिकॉज कोई केमिकल, कोई हार्मोन हम अंदर बॉडी के नहीं ले रहे हैं अलग से आर्टिफिशियली, तो नो साइड इफेक्ट्स. 2 इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस तो आपको ये लिख के ही आने हैं इसके. ठीक है, उसके बाद के क्या एडवांटेजेस हैं दैट वी हैव टू सी. ओके, फिर एक और जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन इन्वेजिव है. मतलब इसके अंदर हम कोई भी इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं हार्मोन के, या फिर हमारे यूट्रस के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे हैं, कुछ डाल नहीं रहे हैं, तो कोई भी इन्वेशन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, तो दैट इज नॉन इन्वेसिव. कोई सर्जरी भी नहीं हो रही है, नो सर्जरी इज इंक्लूडेड, इसलिए इजिली भी रिवर्स्ड और रिवर्स्ड भी किया जा सकता है अगर हम सर्जिकल मेथड यूज करें. ठीक है, जैसे स्टरिलाइजेशन मेथड होता है उसके अंदर रिवर्स नहीं हो पाता है वो, जैसे ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी को अगर हम कंसिडर करें तो.
लेकिन जो नेचुरल मेथड है उनके अंदर कोई सर्जरी नहीं है, नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव बिल्कुल भी नहीं है, तो ये रिवर्स इजीली किया जा सकता है। एंड दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट से ये इंटरफेरेंस नहीं होता है इसका। दीज डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, तो ये 4 बेनिफिट्स आपको लिख के आना है आपके नेचुरल मेथड के ओवर आर्टिफिशियल मेथड्स। Now, question number 7. What are the conditions in which medical termination of pregnancy is advised? जैसा कि मैंने बताया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, ये हर कोई नहीं करा सकता है। इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं हमारी सरकार ने, ठीक है? क्योंकि ये एक तरह से एथिकल नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग का मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को मारने की तरह है, तो दैट इज नॉट एथिकल रिगार्डिंग ह्यूमन रेस, ठीक है? यू आर किलिंग सम ह्यूमन बीइंग। इसलिए कुछ सरकार ने कानून बनाए हैं जिसके तहत ही तुम एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्शन, ठीक है? प्रेग्नेंट होने के बाद जब तुम फीटस को गिराते हो, अबॉर्शन कराते हो, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वो कुछ कानून हैं, जब अगर वो कानून को आप चेकलिस्ट करते हो, मतलब उस कानून के तहत अगर हो रहा है तभी आपका होता है। तो क्या-क्या रूल्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द मेथड ऑफ इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म होने से पहले ही तुम आर्टिफिशियली डॉक्टर की हेल्प से इंटेंशनली टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। नाउ किन कंडीशन में ये की जाती है, तो सरकार के जो रूल्स हैं वो अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या कंडीशंस है, ठीक है? तो आप अपनी राइट स्क्रीन पे देखिए, आपके जो भी है आपकी राइट स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंने मेंशन की है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है किसी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस की वजह से, मतलब कि प्रेगनेंसी अनवांटेड है, ठीक है? प्लान नहीं किया है, अनप्लान एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उसको आप एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है? उसमें भी ऐसा रहता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है कराना, वो रिकमेंडेड होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक करा सकते हैं। तो ये होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी फ्रॉम कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। सेकंड, अगर कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया था लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हो गया है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी हुआ है, तो वो भी आप एमटीपी करा सकते हैं। थर्ड है, अगर रेप के जो केसेस होते हैं, जो क्राइम होता है रेप, उसमें अगर प्रेग्नेंट हो गई है जो विक्टिम है, तो विक्टिम को एमटीपी कराने का पूरा वो है। देन सिचुएशन जिनके अंदर प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर को, मतलब मदर प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर सकती है, उसकी बॉडी में हार्मफुल हो रहा है, मदर की लाइफ खतरे में है, तो या फिर जो बच्चा है, जो प्रेगनेंसी जिस बच्चे के साथ है, उस बच्चे की भी लाइफ खतरे में अगर है, वो नहीं कर पाएगा आगे सस्टेन, उस केस में भी हम एमटीपी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? एंड लास्ट जो केस है, जिस केस में हम एमटीपी करा सकते हैं, वो है सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? If born suffering from physical and mental abnormalities as to be seriously handicapped, अगर कोई चाइल्ड सीरियसली हैंडीकैप्ड पैदा हो रहा है, उसको मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है पैदा होने के बाद, और रिस्क है कि उसको मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, किसी को जेनेटिक कोई बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम बीमारी है, ठीक है? डाउन सिंड्रोम बीमारी है, और भी जो भी बीमारियां होती हैं जिनसे चिल्ड्रन जो होता है वो पूरा का पूरा पैरालाइज या फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चे का, ठीक है? और कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी पता चली है एनॉमली स्कैन करने पे, तो उस केस में भी आप एमटीबी करा सकते हैं, ठीक है? उसमें भी इट इज लीगली यू कैन डू एमटीपी, ठीक है? तो यही 5 तरीके हैं जो लीगल है एमटीपी कराने के। अगर कोई इलीगली एमटीपी कर रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन कर रहा है, तो उसके लिए सजा भी है जो सरकार देती है। तो 5 क्या-क्या है? पहला है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। दूसरा है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तीसरा है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स।
चौथा है सिचुएशन जिसके अंदर प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर को या फीटस को या दोनों को। और पांचवा है अगर चाइल्ड जो पैदा होने वाला है वो अगर ऐसा है कि वो सीरियसली हैंडीकैप होगा, उसको मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज होंगी, तो ये पेरेंट के ऊपर होता है कि अगर वो उसको एमटीपी करा सकते हैं लीगली या फिर उसको डिलीवरी भी करा के रख सकते हैं, तो वो पेरेंट का डिसीजन होता है। ठीक है, उसके बाद Question number 8 is saying comment on the essential features required for an ideal contraceptive. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या-क्या फीचर्स रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो क्या फीचर्स रिक्वायर्ड हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव आर डिवाइसेस, ड्रग्स और मेथड्स जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। डिवाइसेस, कुछ डिवाइस लगा देना या फिर कुछ ड्रग्स जो हम बॉडी के अंदर ड्रग्स डालते हैं या फिर कुछ ऐसे मेथड्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे, प्रेग्नेंट होने ना दे, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक आइडियल मतलब जो एकदम अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव हो उसमें ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव को सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए, एक आइडियल टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए। तो कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं। तो सबसे पहला तो फीचर यही है कि कंफर्टेबल होना चाहिए टू। Question number 8, comment on the essential features required for an ideal contraceptive. So first you should know what is ideal contraceptive and what is contraceptive basically. तो आपको वो डेफिनेशन मेंशन करना है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ ऐसे डिवाइस हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, डिवाइस जैसे आईयूडीज हो रही है हमारी, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, तो ऐसे कुछ डिवाइस, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मेथड जो प्रेग्नेंट होने से रोकते हो, जो प्रिवेंट करते हो आपकी प्रेगनेंसी को, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यू शुड बी क्लियर विद व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि एक आइडियल मतलब एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलेंगे, ऐसे कैसे फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर जिसको जो उसको एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, तो लेट्स वन बाय वन डिस्कस ईच फीचर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो होती है कंफर्ट। कंफर्ट जो है यूजर को यूज करने में कंफर्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत अच्छा हो लेकिन कंफर्टेबल ही ना हो। तो फर्स्ट होता है कंफर्ट, तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, यूजर फ्रेंडली। दूसरा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड यूज ना हो उसका, मतलब ऐसे यूज करने में भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यूज किया जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए बेसिकली। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी खूबी होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव में, वो होना चाहिए इजी टू यूज। ठीक है, यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज, ये तो आपको सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद जैसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या यूज करते हैं मेनली, इफ आई आस्क यू, मेनली फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव व्हाट वी यूज, सो बेसिकली वी मोस्टली यूज हॉर्मोन्स, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन के बहुत सारे पिल्स आती हैं, और जो भी आईयूडीज आती हैं उनके अंदर भी आपके ऐसे पॉइजनस मेटल आयंस वगैरह होते हैं, जैसे कॉपर+2 वगैरह होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये बॉडी में इरिटेशन करते हैं और कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स ये बॉडी के अंदर कर देते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही हार्मफुल होते हैं ये साइड इफेक्ट्स। लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव वही होता है जो इन साइड इफेक्ट्स को या तो कम करे या फिर ना करे। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा आपका लीस्ट साइड इफेक्ट्स। देखो, बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि सब आर्टिफिशियल है, बॉडी के बाहर से दे रहे हैं, पर कम जरूर कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं वो सबसे बेटर रहता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर थिंग। कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तभी वो यूजर फ्रेंडली बन पाएगा। वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल फॉर दिस इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, मिनिमल साइड इफेक्ट्स, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली, एवरीथिंग। ठीक है, इसलिए ज्यादातर कॉन्डम्स को यूज किया जाता है। इजिली अवेलेबल, मेडिकल शॉप्स पे इजिली कॉन्डम मिल जाता है। कॉन्डम से रिलेट करके अगर आप देखो, दैट इज कॉन्डम को कंसिडर किया जाता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इजिली अवेलेबल है मेडिकल शॉप्स पे, रिवर्सिबल है,
ठीक है? तो वैसेक्टोमी जो होती है हमारी और जो ट्यूबेक्टोमी होती है, वो जो स्टरिलाइज़ेशन प्रोसेसेस होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये स्टरिलाइज़ेशन प्रोसेसेस, ठीक है? इरिवर्सिबल होते हैं। इनके अंदर एक बार स्टरिलाइज़ेशन हो गया, तो दोबारा हम फर्टिलिटी अटेन नहीं कर सकते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वही है जिसमें रिवर्सिबल रहे, ठीक है? एकदम परमानेंट ना हो जाए, तो रिवर्सिबल। सेकंड, नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रासेप्टिव डज शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है? हार्मोन ऐसे खत्म हो जाए and sexual- Number 9, all reproductive tract infections, RTIs, are STDs. RTIs क्या होता है? Reproductive tract infections. But all STDs are not RTIs. Justify with example. This is very good question. So इसके अंदर क्या पूछा है? One second. हाँ, तो इसके अंदर ये बोला है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है? जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, RTIs, उनको तो हम एसटीडीज बोल सकते हैं। इनको हम एसटीडीज बोल सकते हैं, लेकिन जो एसटीडीज होती हैं, ठीक है, इनको हम रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस नहीं बोल सकते हैं। तो इसको इसका रीजन बताना है पहली बात तो कि क्यों ऐसा है, और एक एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल भी आपको इसके साथ देना है, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पोटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, वो जो भी इन्फेक्शन करते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हुए, उनको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आर द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इन्फेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है? जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस इसका एग्जाम्पल है। तो ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है? ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट होती हो, उसको हम एसटीडीज बोलते हैं। समझ रहा है ना आपको? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सेक्स से ट्रांसमिट हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करते हैं, ठीक है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जाके ये अफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे इन्फेक्शन, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। एसटीडीज में क्या है कि ये डिजीज ट्रांसमिट होती है सेक्स के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के द्वारा, और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर एसटीडी, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडिया। देखिए, आपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी एग्जाम्पल देखे, जेनाइटल वॉर्ड्स एंड ट्राइकोमोनियासिस, और इसके भी एग्जाम्पल देखे। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत यह है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, जैसे क्लेमाइडिया, जैसे आपका जेनाइटल वॉर्ड ले लो, ठीक है? जेनाइटल वॉर्ड ले लो, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, जो भी इन्फेक्शन है, वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है? अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच रहा है, तो वहां से वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसलिए सारे के सारे आरटीआईज एसटीडीज होते हैं। लेकिन जो आपका एसटीडी है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एड्स का, वो है तो एसटीडी, लेकिन वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कुछ डैमेज नहीं करता है, वो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को जाके हैम्पर करता है, इम्यून सिस्टम को। उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है एड्स का, लेकिन वो तो आपका एसटीडी है। इसलिए बोलते हैं कि सारे एसटीडी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि एड्स है तो एसटीडी, लेकिन वो आपके किसी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम आरटीआई नहीं बोल सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई all STDs are not RTIs, but all RTIs are called STDs, ठीक है? तो ये हो गया इसका रीजन। अब उसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है?
तो समझ तो आ गया, वही चीज़ लैंग्वेज में लिखी है मैंने यहाँ पे। तो मैंने लिखा है कि क्यों आरटीआई सारे एसटीडीज़ होते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? तो जो पैथोजेन्स हैं, जो आरटीआई करता है, वो ट्रांसमिट होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड जैसे सीमेन या फिर वेजाइनल सेक्रीशंस सेक्सुअल इंटरकॉर्स के द्वारा, ठीक है? तो अगर कोई इन्फेक्शन आके आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बैठ गया, जहाँ से सीमेन और वेजाइनल सेक्रीशन रिलीज हो रहा है, तो उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी चले जाएंगे, ठीक है? हैंस इट कैन बी सेड दैट ऑल आरटीआईज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझा ना कि एसटीडीज में क्या होता है, आपका वेजाइनल सेक्रीशन और सीमेन इन सब के द्वारा डिजीज होती है। तो आरटीआई के अंदर जो भी इन्फेक्शन आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आपके इन सिक्रीशंस के थ्रू दूसरे ह्यूमन बीइंग में चला जाएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसलिए आरटीआईज को एसटीडीज बोलते हैं। लेकिन सारे एसटीडीज को हम आरटीआई नहीं बोलते हैं। उसका एग्जांपल हमने लिया है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो ये एड्स होता है, ये ब्लड से भी ट्रांसफर हो सकता है, सीमन से भी हो सकता है, वेजाइनल सिक्रीशन से भी हो सकता है। इसलिए एड को कैटेगराइज किया है एसटीडी के अंदर, ठीक है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का जो वायरस होता है, वो एड्स को करता है। तो जो एचआईवी होता है, वो आपके इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता है, वो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको हम आरटीआई नहीं बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एचआईवी प्राइमरली इन्फेक्ट्स व्हाट? इट इन्फेक्ट्स इम्यून सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है? इम्यूनिटी को डिक्रीज कर जाता है। इसलिए इट इज इनकरेक्ट टू कैटेगराइज एड्स अंडर आरटीआई। एड्स को हम आरटीआई में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। Therefore, it can be said that all STDs are not RTIs because all sexually transmitted disease do not infect reproductive tracts or organs. ठीक है? तो इतना बड़ा जो जस्टिफिकेशन दिया, वो बस आप एड्स बीमारी लिख के उनको समझा सकते हैं कि देखिए एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, वो अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए सारे एसटीडी को हम आरटीआई नहीं बोलते हैं। अब देखिए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 5 ही दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रैक्टिस्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स, डिस्क्राइब एनी 3 टेक्निक्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि क्या होते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं जो इनफर्टाइल कपल को हेल्प करती हैं? पहले आपको एआरटी को एक्सप्लेन करना है, एआरटी को पूरा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि कोई 3 को आपका नाम लेना है, उन 3 को आपको समझाना है। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो जब लॉन्ग आंसर करना है, आपको सब बड़ा-बड़ा लिखना होगा, ठीक है? बोर्ड्स में अगर ये लॉन्ग में आता है, यू हैव टू राइट इट इन अ बिग बिग फॉर्मेट, ओके? तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन? राइट स्क्रीन पे देखिए आप अपनी। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, the infertile couples are assisted with advanced medical support to have children through certain special techniques commonly referred to as assisted reproductive technologies. ठीक है, ये बात तो क्लियर है। क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, जो खुद से जिनसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिनके अंदर अटेन, ठीक है? तो उन कपल्स के अंदर हम एक रिप्रोडक्टिव टेक्निक को करते हैं इंट्रोड्यूस, जो उनको हेल्प करती है टू हैव बेबीज, ओके? तो दैट पर्टिकुलर टेक्निक जो हेल्प करती है, जो असिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। So that is advanced medical support to have children through certain special techniques commonly referred to as assisted reproductive technologies. तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, ठीक है? तो सबसे पहली होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है? मतलब लैब के अंदर, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, लैब के अंदर आपने क्या किया? फर्टिलाइजेशन करा दिया सीमन और ओवम का,
अब वो ज़ायगोट बन गया आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, इसके अंदर है ज़ायगोट। अब इस ज़ायगोट को आपने मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। अब कैसे-कैसे ट्रांसफर करेंगे वो देखना है। ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एक तो होता है जो ज़ायगोट बना उसको आपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो उसको बोलेंगे ज़िप, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। दूसरा होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, अगर आपने इस ज़ायगोट को यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। फिर होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कि आपने एक बंदे से गैमीट लिया, एक पार्टनर से, और उस मेल पार्टनर का जो गैमीट है, जो स्पर्म है, उसको आपने फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो उसको बोलेंगे गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। ठीक है। फिर होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि आपने इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन में एक स्पर्म की आप एक ओवम की सेल ली और इंजेक्शन से आपने उस ओवम की सेल के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। ये स्पर्म है, इसको इंजेक्शन से आपने इंजेक्ट कर दिया इस ओवम की सेल को, तो उसको बोलेंगे ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, की स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करना थ्रू वेजाइना। एंड लास्ट है आपका इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, की यूट्रस के अंदर आप स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। अब इनमें से हम किसी 3 टाइप को समझाएंगे यहाँ पे। तो मैंने आपके लिए 3 टाइप चुने हैं: आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड ज़ायगोट इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है? तो सबसे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम टेक्निक्स को समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें सीमेन फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड एग एक फीमेल पार्टनर से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उनको फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब। द फर्टिलाइज्ड ओवम इज देन ट्रांसफर टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल पार्टनर के गैमीट को कर दिया तुमने फ्यूज, और अब बन गया तुम्हारा ज़ायगोट, जैसे मैंने ऊपर समझाया। अब ज़ायगोट को तुम आगे जाके कैसे करोगे प्रेगनेंसी में कंसीव, तो उसके कुछ तरीके हैं। तो उनमें से मैंने 3 तरीके क्वेश्चन में बोले हैं कि बताना है, तो मैंने बताया सबसे पहले ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम। डायग्राम को ज़ूम करके यू कैन सी इन द डायग्राम। फर्स्ट तरीका ये हो गया आपका ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे होता है आपका एम्प्यूला, यहाँ पे होता है इन्फंडिबुलम, ये होता है इस्थमस। तो ज़ायगोट आपने बना लिया लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस ज़ायगोट को आपने एम्प्यूला के अंदर डाल दिया। अब ये डिवाइड होते 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 खुद चल के यूट्रस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो वही लिखा है इसके अंदर। तो स्टेज क्या होती है जब ज़ायगोट को ट्रांसफर किया जाता है, वो स्टेज होती है लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स। लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तभी ट्रांसफर किया जाता है। स्टेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्ली एम्ब्रियो विद लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ज़ायगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बस इतना है कि जो ज़ायगोट आपने अभी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है ना, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर ना करके यूट्रस में ट्रांसफर कर दो, तो वो होता है आपका इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का ज़ायगोट होता है, उसको आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करके यहाँ पे यूट्रस में ट्रांसफर कर दोगे, तो इसको बोला है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, फिर आता है आपका गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में ऐसा होता है कि जो फीमेल गैमीट है आपका, मतलब जो एग है, अगर फीमेल स्टेराइल है, फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो जो एग है वो एक डोनर एग हम लेंगे। ठीक है, किसी ने डोनेट किया होगा एग, तो वो एग लेंगे, और वो जो मदर बनना चाहती है उसके फैलोपियन ट्यूब में जाके हम इस एग को बिठा देंगे। अब खुद फिर स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके मदर कंसीव कर लेगी। तो दैट इज कॉल्ड गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
और इसमें ये लिखना है कि फंक्शनल ओवा फ्रॉम डोनर फीमेल इज ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce ovum but can provide the suitable environment for further development. ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स, ये आपके सारे स्पर्म्स हैं। ये जो स्पर्म्स होते हैं इनको हम वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू इंजेक्शन लगा के मदर की बॉडी के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके डेफिनेशन में भी यही है कि एक टेक्निक है जिसके अंदर सीमन को कलेक्ट किया जाता है मेल से, डोनर मेल से, और उसको इंजेक्ट किया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में। तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं, अगर यूट्रस में कर रहे हैं तो, अगर यूट्रस में नहीं कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो एम आई क्लियर, दीज आर ऑल द टेक्निक्स जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाई है। आप भी डायग्राम बना के आ सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, और ऐसे आप डिफाइन करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मोड ऑफ एक्शन बताना है कि क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, फिर पूछा है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताओ किसके, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में डालने के बाद, और उससे फिर आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन वगैरह को रोकते हैं। हार्मोन बेसिकली यूज किए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स को यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आर हार्मोनल प्रिपरेशन सच एज स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो फीमेल यूज करती हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है बेटा, क्या है ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करेगा बॉडी में आके, देखिए समझते हैं। जो आपका ईस्ट्रोजन होता है ना, ये आपका ना ओव्यूलेटरी साइकिल को मेंटेन करता है, फॉलिकुलर साइकिल को, मतलब ये ओव्यूलेशन को जो एग होता है, जो आपका ओवम होता है, उसको मैच्योर करता है, उसको पूरा पूरा टर्शियरी फॉलिकल बनाता है, ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, जो प्रोजेस्टेरॉन आपकी जो भी यूट्रस की वॉल होती है ना, उसकी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उस लेयर को इंटैक्ट रखता है, गिरने नहीं देता। प्रेगनेंसी के अंदर ये हार्मोन हाइक होता है जब उस लेयर की जरूरत होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल। अगर अब ये वाला हार्मोन हमने फीमेल के अंदर डाल दिया तो ये जो वॉल है आपके यूट्रस की, ये इंटैक्ट रहेगी, गिरेगी नहीं, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, ब्लीडिंग नहीं होगी, है ना, ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, वॉल इंटैक्ट रहेगी। तो इस टाइम पे ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हार्मोनल कॉन्ट्रास्ट, नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना बेटा, वो इंटैक्ट नहीं रखता है बल्कि इस लेयर को गिराता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना LH, वो इस लेयर को इंटैक्ट रखता है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, बट या ऐसा ही होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो यूटेरस की जो लेयर होती है उसको गिराता है, ठीक है, उसको इंटैक्ट नहीं रखता है। तो अगर मदर कंसीव भी कर गई, ठीक है, अगर जाइगोट बन भी गया, तो लेयर नहीं रहेगी ना यहाँ पे जो इसको प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगी। प्रोजेस्टेरॉन तो लेयर को गिरा दिया, अगर प्रोजेस्टेरॉन हमने मदर की बॉडी में डाला तो फिर आगे जाके कोई प्रेगनेंसी अटेन नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज होगा, ठीक है। एंड ईस्ट्रोजन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का हमने कॉम्बिनेशन डाला तो ऐसा होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपके ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना, जो आपको एग को मैच्योर करके ओव्यूलेटरी साइकिल बनाता है, उसको रोक देता है प्रोजेस्टेरॉन, ओव्यूलेशन होने ही नहीं देता है। तो इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन डालते हैं बेटर एक्शन के लिए। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो यही है कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन तो आप ये लिख के आओगे कि ओव्यूलेशन भी नहीं होने देगा। फिर सेकंड लिखोगे कि इनहिबिट इम्प्लांटेशन, जो ऊपर बताया मैंने। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वो यूट्रस की लेयर को गिरा देता है, जैसे ऊपर बताया। और इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, ये तो दो मेन है इसके मोड ऑफ एक्शन। तीसरा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि म्यूकस जो होता है आपके सर्विक्स के अंदर, जो म्यूकस होता है फीमेल बॉडी में, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है और मूवमेंट ऑफ जो स्पर्म है ना वो हिंडर हो जाएगा।
तो स्पर्म रीच ही नहीं कर पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक, स्पर्म का मोटिलिटी जो है उसमें डिफेक्ट ला देगा, ये मोटिलिटी को हैम्पर कर देगा स्पर्म की, ठीक है? तो फिर उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस की बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। एडवांटेजेस तो यही है कि ये वुमेन से वाइडली एक्सेप्ट है और ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है? बस गोली लेनी है, कुछ करना नहीं है, तो आराम से ईज़ी टू यूज़ भी है और ईज़िली अवेलेबल भी है, इसलिए एक्सेप्टेड है। और फेलियर रेट भी इसका बहुत कम होता है, बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है ये। और ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स से भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है इससे, क्योंकि कोई डिवाइस नहीं है ये, बस गोलियाँ लेनी है अपने ब्लड में जाके अपने आप ये काम करेगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम अभी देखते हैं। तो एक तो देखिए हार्मोन से जब छेड़छाड़ होगी तो कुछ ना कुछ तो बॉडी में ऐसा होगा कि आपकी बॉडी कुछ तो दिखाएगी साइड इफेक्ट्स, ठीक है? ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन से छेड़छाड़ हो रही है, हार्मोन लेवल्स हो रहे हैं। तो दे अफेक्ट द हार्मोन लेवल्स इन द फीमेल बॉडी। फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है आपको, दे अफेक्ट द हार्मोन लेवल्स इन द फीमेल बॉडी। तो उससे डिस्टरबेंस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक्ने, पिंपल्स आ जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब होता है, ठीक है? उसके बाद साइड इफेक्ट्स हैं जैसे वजाइनल इरिटेशन। वजाइनल इरिटेशन भी साइड इफेक्ट है, इचिंग वगैरह होती है। एंड इस अगर एक बार गोली छूट गई तो ऑसिपिल्स नाम की वो होती है जो रेगुलरली फीमेल्स लेती हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और उसको लगातार आपको लेना होता है जब तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, हर रोज लेना होता है, बस 7 दिन नहीं लेना होता जब आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है? और एक दिन भी अगर वो गोली आपने नहीं ली, वो गोली आपसे छूट गई, तो क्या होगा ना, आपको अगले दिन 2 गोलियां लेनी होंगी। और अगर 2 दिन आपकी वो छूट गई, तो आपको पूरा कोर्स दोबारा से चालू करना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर कुछ और आपको कॉन्ट्रासेप्शन देगा, वो कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाएगा आपका। और तीसरी बात ये है कि कोइटस हो गया आपका और अब आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो उसके बाद 72 आवर्स मतलब कितने घंटे? 3 दिन, 3 दिन के अंदर-अंदर आपको ये ले लेनी है गोली, बाकी उसके बाद इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो टाइम रेस्ट्रिक्शन भी है इसमें, टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज आप लिख के आ सकते हो। तो क्या-क्या एडवांटेजेस पढ़े? लेट्स रिवाइज़। एडवांटेजेस में हमने पढ़ा कि वाइडली एक्सेप्टेड है, लो फेलियर रेट है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स से इंटरफेयर नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ा है कि हार्मोन लेवल से छेड़छाड़ कर देता है, वेजाइनल इरिटेशन करता है और टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। STDs are a threat to reproductive health. Describe any two such disease and suggest preventive measures. इसमें लिखा है कि जो एसटीडीज हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए थ्रेट है। ये तो बात सही है। अगर एसटीडीज फैल रही हैं तो वो एक तरह से धमकी है, थ्रेट है। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ खतरे में हो सकता है। तो 2 डिजीज बतानी है और जो एसटीडी है, 2 डिजीज का एग्जांपल लेना है और हम ये सब चीजें ना हो, एसटीडी ना हो। तो कर देना, फिर 2 डिजीज़ हमने यहाँ पे लिए, एड्स और गोनोरिया, ठीक है? तो एड्स क्या है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी ये करता है। एचआईवी ब्लड, सीमेन और आपका वेजाइनल सेक्रीशन से फैलता है। एचआईवी डज़ नॉट इन्फेक्ट आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसलिए इसको आरटीआई नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आपके इम्यून सेल्स, मैक्रोफेजेस इन सबको इफेक्ट करता है। पहले तो आप डिजीज़ समझा देना। एचआईवी तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता भी होगा। फिर आपने गोनोरिया ज़्यादा नहीं सुना होगा, तो देखिए गोनोरिया भी एसटीडी ही है। ये करता कौन है? गोनोरिया को निज़ेरिया गोनोरिया देता है, ठीक होता है। होता है ये जो बैक्टीरिया ये पूरी काम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से टॉयलेट यूज़ करने से या फिर अंडरगारमेंट्स भी अगर आप यूज़ करो, किसी के शेयर करो तो उससे भी फैलती है। तो इसका सिम्पटम ये होता है कि स्मेली डिस्चार्ज आता है आपके जेनिटल ट्रैक्ट से, पेन भी हो सकता है टिलिया में एंड आर्थराइटिस एंड आई इन्फेक्शन भी इससे हो जाता है। आई इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, पेन और स्मेली डिस्चार्ज ये कुछ है जो गोनोरिया नाम की बीमारी करती है। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे ये सारी बीमारियां ना हो, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो
मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, अवॉइड करो कॉइटस विद मल्टीपल पार्टनर्स, पहला मेजर ये है। दूसरा, कॉन्डम नॉट ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव बट ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडी, कॉन्डम से भी एसटीडी बचती है तो कॉन्डम का यूज करना चाहिए, इवन दो या इवन दो आप कॉन्ट्रासेप्शन कोई और यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन उससे एसटीडी हो सकता है अगर आप वो दवाई वगैरह यूज कर रहे हो हार्मोन की, वो एसटीडी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉन्डम जो है वो एक बैरियर मेथड है। कॉन्डम क्या है? कॉन्डम एक बैरियर मेथड है, तो कॉन्डम आपका एसटीडी से भी बचाव करता है, तो कॉन्डम को यूज करना चाहिए। एंड तीसरा है कंसल्टिंग अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली एंड टाइमली डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली और टाइमली डायग्नोसिस के लिए आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करो, जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखते हैं कि सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तुरंत आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, और कोर्स हमेशा ट्रीटमेंट का पूरा करना चाहिए, बीच में कभी ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिए तो आपको आगे जाके और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर आप जल्दी चले गए डॉक्टर के पास, जल्दी डायग्नोस हो गया तो और लोगों को नहीं होगा, तो इससे हम बीमारी को बचा सकते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर है बाकी लोगों को होने से। और अगर पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दोबारा फिर वो आगे जाके किसी और को नहीं होगा, ठीक है? तो यही चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डू यू जस्टिफाई द स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस इन आवर कंट्री, गिव रीजंस। तो बेटा व्हाट इज अम्नियोसेंटेसिस? ये तो कुछ नया शब्द सुनने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना? अम्नियोसेंटेसिस, इसके ऊपर बैन क्यों लगाया गया है हमारी कंट्री में, ये पूछा है, व्हाई बैन क्यों है ये अमीनोसेंटेसिस? तो देखिए अमीनोसेंटेसिस होता क्या है, कुछ नहीं है। अमीनोसेंटेसिस, अमीनोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट है जिससे जेंडर ऑफ द बेबी पता चल जाता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। और अगर आप में से कोई हरियाणा से सुन रहा है इसको, तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा जो स्टेट है हमारी कंट्री में, उसका फीमेल फीटिसाइड रेट पूरे देश में सबसे हाई है। फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? फीमेल फीटिसाइड कुछ लोगों को पता भी होगा जो आप सुन रहे हैं। फीमेल फीटिसाइड होता है अगर बच्चा फीमेल है, एक लड़की है, तो उसको गिरा दिया जाता है, उसको पैदा ही नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। और हरियाणा स्टेट में ये सबसे ज्यादा हाई प्रैक्टिस में होता है। दिस इज वन थिंग। आपने गवर्नमेंट का लोगो सुना होगा, क्या लोगो सुना होगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आपने सुना होगा। ठीक है, आगे भी है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपने सुना होगा, तो ये क्यों है? ये क्यों, ये गवर्नमेंट ने ये क्यों इनिशिएट किया, कोई बताएगा? फीमेल फीटिसाइड जो है ना, जो लड़कियों को गिरा दिया जाता है, उसको कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि एक लड़की भी लड़के के बराबर होती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन दिया गया है, ठीक है? तो अम्नियोसेंटेसिस क्या होता है? अम्नियोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे जेंडर क्या है बच्चे का, जेनेटिक टेस्ट है ये, ऑफ कोर्स एक्सेस एक्सेस वाई, एक्सेस है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। तो जेंडर क्या है, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पता चल जाता है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है, पहले के जमाने में होता था कि वो बच्चा गिरा देते थे अगर फीमेल होती थी, तो गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बैन किया जिससे फीमेल फीटिसाइड को वो कंट्रोल कर सके, ठीक है? अगर कोई फीमेल पैदा होने वाली है तो वो ना पैदा हो, और इसको जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे-ऐसे प्रोग्राम और स्कीम निकाली है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बचाओ का मतलब वही है कि बेटियाँ फीटिसाइड ना करो, ठीक है? तो अम्नियोसेंटेसिस में आप क्या लिख के आओगे? आप लिख के आओगे कि ये एक ऐसी टेक्नीक है टू फाइंड आउट द डिसऑर्डर्स एंड सेक्स। हाँ, एक और चीज़, सेक्स तो पता चलता ही है इस टेक्नीक से, और अगर कोई बीमारी है, डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी पता चल जाता है, ठीक है? वो मैं मेंशन करना भूल गई। सेक्स तो है ही, सेक्स के अलावा डिसऑर्डर्स भी पता चल जाते हैं एमनियोसेंटेसिस से। तो एक ऐसी टेक्नीक है जिससे डिसऑर्डर्स और सेक्स ऑफ द फीटस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द फीटल सेल्स प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो होता क्या है इस टेस्ट में, आप यहाँ पे कुछ एमनियोटिक सैक देख रहे हैं, और इसमें ये जो है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके आसपास बच्चा है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं। अगर वो
एक्सएस है तो वो फीमेल है, XY है तो मेल है, और अगर जो जेनेटिक बीमारी है तो वो भी पता चल जाता है, तो उसी को हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। क्यों बैन है अब आप देख लीजिए जो। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिफोर बर्थ, इससे फीमेल फीटिसाइड देश में बढ़ गया है। हरियाणा का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सबसे हाई है वहाँ पे। एंड कॉम्प्लिकेशंस भी कर देता है ये ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शंस इन द हैंड्स ऑफ अनट्रेन्ड पर्सन्स। ठीक है, अगर एमनियोसेंटेसिस किया और वो फीमेल निकली तो अबॉर्शन कराएंगे तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, क्योंकि अबॉर्शन जो करा रहे हैं वो तो वैसे भी इलीगल करा रहे हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं है अबॉर्शन कराने का। फीमेल फीटिसाइड में उनको जेल हो सकता है, तो इलीगली कराएंगे। तो कोई ऐसा अनट्रेन्ड आदमी करेगा उनका अबॉर्शन, ठीक है, अनट्रेन्ड करेगा, फिर उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो कंक्लूजन यही है कि बैन और एमनियोसेंटेसिस नेसेसरी है टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड, लड़कियों को बचाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैन से क्या हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ फेटल डिसऑर्डर्स कैन बी अनवांटेड बर्थ इन सर्टेन केसेस। तो इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है कि फीमेल फीटिसाइड बचाने के लिए बैन किया है, तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जो एबनॉर्मलिटीज हैं, वो पता नहीं चलती हैं, तो अनवांटेड बर्ड्स भी हो जाते हैं। बट उसके लिए और भी टेस्ट है, एनोमली स्कैन वगैरह भी है। ठीक है, तो अब तो नहीं होता है, पर पहले एडवांटेजेस की थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब एनी 5 रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो देखिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं सब, ठीक है, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल जाते-जाते, मतलब आप अभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ही है एक तरह से, 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं आप। तो 12th के में हो, आप स्कूल से पास आउट ही होने वाले हो, बट स्टिल यू आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ओके। और रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो 8th क्लास में आ गया था। 8th क्लास में, जब आप 8th क्लास में थे, तब से आप रिप्रोडक्शन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है। तो इसके 5 बड़े रीजन आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकता है, दैट्स द इंटेलेक्ट काइंड ऑफ इनोवेटिव क्वेश्चन। इट्स नॉट ऐसे एकेडमिक से पूरा रिलेटेड, बायोलॉजी इतना नहीं है इसमें, लेकिन इसमें आपको सोशल थिंकिंग करनी है कि क्या है। तो देखिए, फर्स्ट तो यही है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, और जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन सेक्स से रिलेटेड बने हुए हैं छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में, उनको ब्रेक करने के लिए, मिथ्स और मिसकंसेप्शन को ब्रेक करने के लिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में देनी चाहिए, और दी भी गई है। ठीक है, करिकुलम में आ गई है आपके 8th क्लास से ही। और दूसरा कि सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में दे रहे हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड चेंजेस हैपनिंग इन द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। मेनली जो स्कूल में 8th 9th 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो सब एडोलसेंस ही होते हैं। उनकी बॉडीज में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में, एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब। और लड़कियों को ब्लीड वो होती है, मेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स आ जाते हैं। तो वो सब उनको पता होना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है, जिससे उनको पता चले कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और तीसरा ये है कि उनको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिंग अ चाइल्ड इन द वूम एंड प्रेगनेंसी। क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे को अपने वूम में रखने का, और प्रेगनेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर बहुत ही अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया कंट्री का तो उसकी क्या क्या वो है। ठीक है, अनकंट्रोल अगर ग्रोथ हो गया आपकी कंट्री में, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑल्सो उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि पोस्ट नेटल केयर कैसे की जाए, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है घर में तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीड करने का, उसको दूध पिलाने का, माँ का दूध पिलाने का। जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात होती है, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड को रोकने की अभी बात की, तो मेल और फीमेल बराबर होते हैं। ये तो अभी तक तो 2024 चल रहा है। ये तो बहुत पिछड़ा ज़माना था जब ये सब किया जाता था, अब तो लोग आगे भी निकल गए, और बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जा रहा है, तो उसका फ़र्क भी देखने को मिल रहा है। ठीक है? यंगर जनरेशन एडुकेट होएगी और सेक्सुअल वेल-बीइंग भी बना रहेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन होगी। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो भी एक एज डिटरमाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्लास के बच्चे को जाके हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ समझेगा भी नहीं। एडोलसेंट में जब बच्चा पहुँचता है तो वो 7th 8th क्लास में होता है, तो तब से सेक्स एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, जो आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। 4th है एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 12 एंड अबोव अबाउट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, एंश्योर सेफगार्डिंग अगेंस्ट एसटीडीज। तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन की भी बात की है ना, कॉन्ट्रासेप्शन की बात की तो एसटीडीज भी रोकी हैं कॉन्ट्रासेप्शन से, तो उसकी भी बात हुई है कि एसटीडीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए। एंड
हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी फ्यूचर में बच्चों की भी और देश की भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, तो इसलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में देनी चाहिए। ये 5 रीज़न आप लिख लीजिए, अभी स्क्रीन को आप पॉज़ कर लीजिए और आप लिख सकते हैं, 5 रीज़न यहाँ पे हैं आपके सामने। इरेज़ कर देती हूँ मैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं। ये बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चन है, कोई देगा तो दे देगा ये। So thank you so much, guys. I'm done with your chapter number 4. And on Monday, we'll start new chapter. Thank you.